हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी प्लेलिस्ट का पार्ट 4 है। इससे पहले तीन पार्ट आ चुके हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो था सीखा कि बजट होता क्या है और गवर्नमेंट के इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये गवर्नमेंट जो बजट बनाती है। सेकेंड वीडियो में हमने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर में ये देखा कि गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर था उसमें गवर्नमेंट ने या कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, उसमें हमने गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने डिवाइड किया था बजटरी रिसिप्ट्स और एक हमने डिवाइड किया था बजटरी एक्सपेंडिचर। और सेकंड वीडियो में हमने रिसिप्ट्स की डिटेल को सीखा था। एंड इन थर्ड वीडियो हमने गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में सीखा, एक्सपेंडिचर्स के बारे में सीखा। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो था कि गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स बजट के क्या क्या होते हैं, हमने उनकी डिटेल स्टडी करी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर मान लो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने बजट बनाया था और सोचा था कि साल जो है हमारा आने वाला उसमें ये खर्चे हो सकते हैं और यहाँ से हमें इनकम हो सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट जो एस्टिमेट लगा रही है वैसा ही हो। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम हो जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो घाटे में चली गई है। ठीक है, तो ये होता है डेफिसिट। दिस इज़ कॉल्ड बजट डेफिसिट। तो डेफिसिट में जो अलग अलग टाइप्स हैं उसको करने से पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि डेफिसिट है क्या, उसके डिफाइन बताती हूँ मैं आपको। बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यूज, यानी कि जितना गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सोचा था जब उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, ठीक है, इंक्लूडिंग बोरोविंग को भी मिलाकर, तो हम इसे कहते हैं बजटरी डेफिसिट। When the government expenditure exceeds its revenue, ठीक है, it incur a budget deficit। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बजट डेफिसिट का क्या मतलब हुआ, तो बजट डेफिसिट का मतलब हुआ बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसिप्ट्स व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। अब टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर के अंदर गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा, और वो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और इसी तरह से हमारी रिसिप्ट्स भी हमने दो टाइप की सीखी थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो रही हैं, ये वो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर थे जो गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते थे, और जो ये कैपिटल थे ये गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करते थे। तो अगर मैं बजटरी डेफिसिट का ये फार्मूला ऐसे लिख रही हूँ, बजटरी एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ बजटरी रिसिप्ट्स को, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। तो मेरा कौन सा डेफिसिट आ जाएगा? बजट डेफिसिट आ जाएगा। यानी कि हम मान के चलते हैं कि मान लो गवर्नमेंट के 75,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं और गवर्नमेंट जो है वो बजटरी रेवेन्यूज़ यानी कि टोटल रेवेन्यू चाहे वो कैपिटल थी या रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी वो हुई 45,000 करोड़। तो इट मीन्स हमारा डेफिसिट कितना आ गया? 30,000। तो ये 30,000 कब आया? जब हमारी ये कंडीशन साथ में हुई कि एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। यानी कि बजट जो होता है बाय द अमाउंट, बजट डेफिसिट है उस अमाउंट से होता है बाय द अमाउंट विच टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यूज़। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से जो ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से, वो है 30,000 करोड़। तो ये 30,000 जो है मेरा बजटरी डेफिसिट है। बजटरी डेफिसिट जो है वो एक्सेस होता है एक्सपेंडिचर का इनकम के ऊपर, रेवेन्यूज़ के ऊपर। तो ये बजट डेफिसिट का मीनिंग था। और अब ये बजट डेफिसिट में इसके टाइप्स क्या हैं, इससे पहले मैं एक बार ज़रा स्ट्रक्चर की बात करूँगी बेटा। ये स्ट्रक्चर में आपने जो मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर बताया, अगर मैं उसको बजट के स्ट्रक्चर को ऐसे डिवाइड कर दूं कि ये मेरा रेवेन्यू बजट है, ये मेरा कैपिटल बजट है। रेवेन्यू बजट में मैंने सिर्फ रेवेन्यू की बात करी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिया। कैपिटल बजट में मैंने सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी। फिर आगे फर्दर हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट में पढ़ा था, जिसमें हमने टैक्स रिसिप्ट्स भी पढ़ी थी, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी पढ़ी थी। टैक्स में हमने सीखा था डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इसी तरह से हमने कैपिटल रिसिप्ट्स में भी 3 तरह की रिसिप्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी डिटेल में कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, बोरोविंग के थ्रू मिल रहा है, या गवर्नमेंट को रिकवरी ऑफ लोन, या अदर रिसिप्ट्स में मैंने डिसइन्वेस्टमेंट आपको बताया था। तो वो वाला स्ट्रक्चर जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया या जो मैं ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये एक ही बात है, बस इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने अब रेवेन्यूज़ को एक साइड पे कर दिया और कैपिटल को एक साइड पे कर दिया।
तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैं आपको बताती हूँ कि डेफिसिट कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वो डेफिसिट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो इस वीडियो में हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो इसकी डिटेल स्टडी शुरू करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब, अब जब रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रही हूँ तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की ही बात करूँगी कि व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में जितनी भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए अगर वो ज़्यादा हो जाए हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो हमारा एक फिस्कल ईयर में तो हमारा कौन सा डेफिसिट आता है बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसको फार्मूले की फॉर्म में अगर आपको लिखना है, न्यूमेरिकल कभी आते हैं तो आप उसमें लिखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमारे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? जो गवर्नमेंट के रेगुलर नॉर्मल रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो करती है, नॉर्मल रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, वो एक्सपेंडिचर मान लो हुए हमारे 9,000 करोड़ के, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुई जिससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी या एसेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो थी 6,000 करोड़ की। यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया 9,000 करोड़ का, रेवेन्यूज़ हुई गवर्नमेंट को 6,000 करोड़ के। इट मीन्स डेफिसिट कितना आ गया बच्चों? 3,000 करोड़ का। तो ये 3,000 करोड़ तभी आया जब हमारी ये कंडीशन पूरी होती है। ये कंडीशन क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। हमारी जब ये कंडीशन पूरी होती है तभी हमारा ये रेवेन्यू डेफिसिट आता है। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हमें क्या बताता है? ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट शोज, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू का मतलब क्या था। मैंने आपको जब पढ़ाया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कराई थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं या हमारे जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं वो हमारे रेगुलर नेचर के होते हैं, रूटीन नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट करती रहती है रेगुलर बेसिस पर, वो हमारे सारे कौन से एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स होते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब ज़रूरी बात है कि उसी साल में जो हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है उसी साल में हुए खर्चे। तो अगर मैं इसको करंट रिसिप्ट्स और करंट एक्सपेंडिचर बोल दूं तो एक ही बात है ना। तो हमारे को ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है? रेवेन्यू बजट शोज। ठीक है, रेवेन्यू बजट शो हमें क्या करता है? करंट रिसिप्ट्स और करंट हमारे एक्सपेंडिचर को ऑफ द गवर्नमेंट इन अ करंट ईयर, कि एक करंट ईयर में गवर्नमेंट ने कितने रिसिप्ट्स करे, गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर हुए। ठीक है, गवर्नमेंट अगर अब यही करंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाते हैं करंट गवर्नमेंट रिसिप्ट से, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। क्लियर है? फिर बोल रही हूँ, रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल रनिंग करने के, इकोनॉमी को चलाने के लिए रूटीन एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको कहा जाता है। जो गवर्नमेंट लगातार डिफेंस पे भी करती रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी करती रहती है, ऐसे अपने सैलरीज पे करती रहती है डिफेंस के एम्प्लॉयज़ को। तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स है जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। ऐसी नॉन टैक्स बहुत सारी रिसिप्ट्स हैं जो गवर्नमेंट को मिलती रहती है। तो ये सारा का सारा जो था मैंने आपको बताया कि ये रेवेन्यू से रिलेटेड रेगुलर नेचर का। तो ये हमारा जब एक्सपेंडिचर इस केस में ज़्यादा हो गए थे हमारे रेवेन्यू से, तो हमारा कौन सा डेफिसिट आया बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये मैंने आपको मतलब बताया रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद ना इसकी इम्प्लीकेशंस को थोड़ा अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो ये और अच्छा आपको क्लियर होगा। जबकि आपके लिए अभी इस बोर्ड में फ़िलहाल जो है ये इम्प्लीकेशंस जो हैं ये सिलेबस में नहीं है, बट आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैं अगर कहूँ कि मान लो मेरा खर्चा जो है वो मेरी इनकम से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पहला तो मैं आपको जो पॉइंट बता रही हूँ वो ये सुनो कि ये इम्प्लाइज, ये हमें क्या बताता है? इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर ये डेफिसिट आ गया तो ये डेफिसिट हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को भी पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को इतनी इनकम ही नहीं हुई है, क्योंकि ये करंट एक्सपेंडिचर और करंट रिसिप्ट से रिलेटेड होता है। तो इट इम्प्लाइज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज बजट। जो भी गवर्नमेंट ने बजट प्रपोज किया था उसमें गवर्नमेंट ने जो बोला वो गवर्नमेंट नहीं कर पाई, ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है। ठीक है, एक तो ये इसका पॉइंट मैंने आपको बताया।
फिर अगर मान लो अब ये खर्चा ज़्यादा हो गया, मेरी इनकम कम हो गई है, तो अगर आप खुद सोचो कि अगर ऐसा हमारे साथ घर में कभी हो जाए तो हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए या तो मैं अपनी पास्ट सेविंग्स को ख़त्म करूँगी, जो मैंने बचा के रखा हुआ है उसमें से खर्च करूँगी, है ना, या हो सकता है कि मैं अपनी कोई एसेट को बेच दूँ, जो मेरी कोई एसेट ऐसी है जिसको मैं बेचकर अपने खर्चों को, क्योंकि खर्चे तो मेरे रेगुलर नेचर के, रूटीन नेचर के मुझे करने हैं, तो मैं ये काम करूँगी। तो यही गवर्नमेंट करती है, ये करता है। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट अब इन खर्चों को पूरा करने के लिए और इन खर्चों से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिस सेविंग कर रही है, ठीक है, यानी कि अपनी एसेट्स को बेच रही है या अपनी पास सेविंग्स को ख़त्म कर रही है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट हैव टू फाइनेंस दिस डेफिसिट। गवर्नमेंट को ये डेफिसिट को फाइनेंस करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये डेफिसिट को फाइनेंस करना है। फाइनेंस करने का मतलब खर्चों को पूरा करना है, उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब वो पैसा गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट से भी ले सकती है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या? बोरोविंग्स। अब गवर्नमेंट बोरो करती है। अब गवर्नमेंट ने बोरो करा तो इसने गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट हैज टू फाइनेंस दिस डेफिसिट फ्रॉम द कैपिटल रिसिप्ट्स। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्जर रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो है ये लार्जर रेवेन्यू डेफिसिट, आप इसको समझने की कोशिश करना कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, ठीक है ना, रेवेन्यू डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा ना। अब जितना ज़्यादा गवर्नमेंट लोन लेगी तो लोन के ऊपर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, और जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट का रेगुलर एक्सपेंस बनेगा, और रेगुलर एक्सपेंस बनेगा तो किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। यानी कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और फिर अगर गवर्नमेंट ने, यानी कि मैं अगर आपको ऐसे कहूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? बोरोविंग्स को बढ़ाया। बोरोविंग्स को जैसे ही बढ़ाया है तो गवर्नमेंट को अब ज़रूरी बात है इंटरेस्ट कैसा देना पड़ेगा? ज़्यादा। और ये इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गई, यानी कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट आएगा उतना ज़्यादा बोरोविंग करनी पड़ेगी, और उतना ही ज़्यादा फिर अगेन हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। एक इसका ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इम्प्लीकेशन में। फिफ्थ पॉइंट में क्या कर रहा है कि बोरोड फंड आर यूज्ड। जो भी गवर्नमेंट ने फंड को बोरो किया, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने जितना भी उधार लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट कोई ये वाला उधार कोई प्रोडक्टिव पर्पस पे थोड़ा ना लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मुझसे आपने क्या सीखा कि डिफेंस पर खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, तो इस तरीके के खर्चे जो गवर्नमेंट रूटीन लेवल पर करती रहती है, जिससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, ना कोई एसेट्स ना कोई लायबिलिटी स्टेटस पे फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने वो खर्चा जो करना है वो गवर्नमेंट ने करना है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं करना। तो गवर्नमेंट जो ये खर्चा कर रही है ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और आपको पता है कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन लाते हैं। तो बोरोड फंड आर यूज्ड टू फाइनेंस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट के लिए क्या लेके आई? इन्फ्लेशन लेके आई, ठीक है ना। फिर अब गवर्नमेंट जो है एक तरीके से समझ लो फंस गई थोड़ा सा। अब गवर्नमेंट को इसको ठीक भी तो करना है ना। अब ठीक करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास तरीका सोचना है कि कैसे करें। अब हमको अगर अपने खर्चों को कम करना है तो हम क्या करेंगे? अपना आलतू फालतू खर्चा रोकने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी यही करना है कि अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो खर्चा कर रही है उन खर्चों को थोड़ा सा घटाए। या फिर मैं क्या सोचूंगी कि मेरी इनकम का सोर्स मुझे कहीं से मिल जाएगा, है ना। तो जो ये अनप्रोडक्टिव खर्चे होते हैं उसमें सब्सिडी वगैरह आती है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है ये। अगर गवर्नमेंट कहीं सब्सिडी दे रही है जिसको कट करा जा सकता है तो गवर्नमेंट को सब्सिडी को कम कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकती है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बताए थे। तो गवर्नमेंट को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके इस डेफिसिट से बच सकते हैं। या फिर हम अपनी इनकम बढ़ाएं। अगर नॉर्मल रूटीन में मुझे भी अपने खर्चों को पूरा करना पड़े तो मैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दो ही तरीके करूँगी ना, या तो अपने खर्चे घटाऊंगी या मैं अपनी इनकम बढ़ाऊंगी। अब गवर्नमेंट अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकती है? या तो गवर्नमेंट को टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा, या अपनी गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, या तो गवर्नमेंट उसको ऐसा मैनेज करे कि वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक
ठीक है ना। और एक टैक्स इवेशन शुड बी कंट्रोल, अगर उन लोग जो टैक्स को छुपाते हैं, इवेट करते हैं, उससे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, उसको गवर्नमेंट को उसके ऊपर, ताकि लोगों से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि गवर्नमेंट की मेन इनकम का सोर्स ही ये टैक्स है। तो इस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट जो है रिड्यूस करने की कोशिश करती है बच्चों। तो ये डेफिसिट जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, ये रेवेन्यू डेफिसिट, और इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिसिट है हमारा फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।